Assalamu alaikum. I'm Ali Numan Gilani and I'm Chief Technology and Information Officer at NIAIS. I welcome you all on Summit on Emerging Technologies and Industry 4.0. The topic under discussion today is data science, the driving force behind emerging technologies. So today our guest speaker is Mazhar Javed. Mazhar Javed is Assistant Professor UMT. He is data scientist, trainer and consultant of big data analytics, machine and deep learning and natural language processing. इसके अलावा मजर जावेद साहब जो हैं वो इंटरनेशनल टॉक्स भी देते हैं और डेटा साइंस को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर प्रमोट भी करते हैं. So I welcome you, Mazhar, on this platform of SET 4.0. Thank you, Ali Numan. Assalamu alaikum to all of you. आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जी. और सिलसिले में थोड़ा सा मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि अब डेटा साइंस को बीइंग एकेडमिया हम लोग अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकता. जितना अच्छा हम लोग इसको लेके चल सकते हैं, तो मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे एकेडमिया के दोस्त हैं, आप भी जिस तरह से एकेडमिया से बिलोंग करते हैं, तो डेटा साइंस होगी या जो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ब्लॉकचेन्स हैं, आईओटीज हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो इसको डेफिनेटली आपने प्रमोट करना है. और पाकिस्तान में हम बहुत पीछे हैं फॉर अपने नेबर कंट्री इंडिया से. तो लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत इसका स्कोप बढ़ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. तो मैं आज का जो आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आई हैं और उसमें डेटा साइंस ने अपना एक नाम पैदा कर दिया, और उसके लिए क्या ऐसी स्किल्स आप ले सकते हैं, क्या ऐसे गुर आप सीखें, क्या ऐसे सब्जेक्ट्स आप देखें जिससे आप इस डेटा साइंस में इन हो जाते हैं. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलीग्स हैं और डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे. तो वो यही कहते हैं कि जी हम इस फील्ड में आना चाहते हैं. सडनली वो अपनी डेवलपमेंट की फील्ड्स को कहते हैं कि यार इसमें अब मज़ा नहीं आ रहा. अब इस फील्ड के बारे में जैसे उन्होंने सुना और उसके बारे में वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही यही लेते हैं कि जी कि हाउ वी विल स्टार्ट. ठीक है ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. राइट राइट, थैंक यू मजहर, आपने गाइड किया सारा और इतने अच्छे अंदाज से बताया. तो मजहर आप ये बताएं कि जो डेटा साइंस है इसके हवाले से अगर कोई अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो वो कहाँ से कर सकता है, कहाँ से स्टार्ट ले, और डेटा साइंस को आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये मैं थोड़ा सा इसको मैं बोर्ड को यूज़ करना चाहूँगा. और अगर आप मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर. जी श्योर. तो मैं कुछ आपको ड्रॉ करके कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन सबका जहन में आता है जी, सबके जहन में माइंड यही चलता है कि जी हम डेटा साइंस को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं. तो डेटा साइंस के लिए जो पहली जो चीज़ है ना, यानी कि अगर आपने नॉर्मली अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं या हम लोग भी हैं, हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं जिनमें डेटाबेस का कोर्स है. ठीक है, पहला तो एक समझ लें कि प्री रेक एज आ CS के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो डेटाबेस को ज़रूर जाने, क्योंकि डेटाबेस और अक्सर अब इस तरह से जॉब्स आ रही हैं कि डेटाबेस का डेवलपर ही की जॉब मांगी होती है. यानी रिक्वायरमेंट डेटाबेस डेवलपर की है, लेकिन उसका फैंसी नेम डेटा साइंटिस्ट दे रहे हैं. मतलब कैश करने के लिए जी कि डाटा साइंटिस्ट इतनी होगी, और टास्क उनसे एसक्यूएल की क्यूरी ही पे किए जा रहे हैं. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैंने देखा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी मैं काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, तो उसमें देखता रहता हूँ कि ये जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो अक्सर जो डेटाबेस के टास्क जो रिक्वायरमेंट होती थी डेटाबेस डेवलपर की, जिस तरह से जॉब्स होती थी, उनको अब नया नाम डेटा साइंटिस्ट के तौर पे भी ले रहे हैं लोग. लेकिन एक्चुअली डेटा साइंस ये नहीं है जो जिसको लोग समझते हैं. तो डेटा साइंस डेटाबेस के यानी ये आपका कोर कोर्स तो होना चाहिए. देन है जी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ओके, ये तो आगे सब्जेक्ट्स इसके आपके जो एज अ कोर. लेकिन इसमें मैं फर्दर मैं ऐड करना चाहता हूँ कैलकुलस 1 भी और 2 भी, कैल 1 एंड 2 जो होती है, और हमारे पास लीनियर अलजेब्रा. असल प्रॉब्लम ये क्या आती है, स्टूडेंट्स जो इन सब्जेक्ट्स को बड़ा डिसलाइक कर रहे होते हैं
क्योंकि जब वो पढ़ते हैं उनको बताया जाता है, बस कैलकुलेशन बताई जाती हैं, मैथ के टीचर होते हैं। मैथ में भी अगर कोई जो अप्लाइड टीचर है वो अगर वो पढ़ा रहा हो ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त लेके चलता है, वो उनको पता होता है कि जी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है। और अगर प्योर में है, अगर किसी ने प्योर में स्पेशलाइजेशन की हुई है तो वो फिर थोड़ा सा लैग कर रहा होता है कि, और वो जस्ट क्वेश्चंस को करवा रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है इन लोगों से, जो मैथ के जो स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के टीचर्स हैं, कि वो थोड़ा सा अब इस तरफ लेकर आए अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर पैटर्न ये है कि ये सब्जेक्ट्स जो है मैथ डिपार्टमेंट्स से ये लोग आते हैं और ये पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा इनको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन एक्चुअली जो एप्लीकेशंस है, सपोज मैं अगर किसी चीज़ का बताऊं, अगर मैं एक बात करता हूँ, अच्छा जी मीडियन है, ठीक है, मीडियन ने कैसे एक डेटा साइंस में इम्पैक्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि मीडियन अगर मैं कोई चीज़ का निकाल रहा हूँ जी, 1 है, 2 है, 3, 4, मैं पहले सॉर्ट कर रहा हूँ, इनको सबको मैं ऐड करूँगा, 1 2 3 7 7 2 9 एंड 10, ठीक है, 10 को मैं 4 पर डिवाइड कर दूंगा, ये तो मीन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा, तो अभी मैं इसको मीन और मीडियन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं मीन निकाल रहा हूँ, ठीक है, मीन निकाला तो इसका ये आ गया 2.5। तो अब यही चीज़ अगर मैं इस मीडियम में अगर कोई चीज़ मैं एक सडनली मैंने एक 40 ऐड कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से अभी, क्योंकि मेरे जहन में एकदम सडन एग्जांपल आई है, बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये आउटलायर आ गया, यस। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये आउटलायर हटके। डेटा साइंस, ठीक है, नॉइज है, ठीक है। अब ये आउटलायर को भी हैंडल कर लेगा मीडियन, ठीक है ना। बिल्कुल। ये मीडियन के क्या करना है, मीडियन ने 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है ना, तो इसका जो मीडियन है वो ये 3 है, तो ये नियर टू दिस वन है, ठीक है ना। अगर इसी का अगर आप मीन लेंगे, अब मीन में सडन वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो 40 प्लस ये 10 कितने हो गए, 50, 50 को 5 पे किया तो ये मुझे 10 दे रहा है, और ये देखें और आंसर एक्चुअली 3 है, जो पहले वाले केस में 2.5 था, और एक आउटलायर आ गया तो उसने क्या अफेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जब जहाँ पर डेटा सेट में कोई आउटलायर्स हैं तो वहाँ पर हम इम्प्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो मीडियन के थ्रू किया जा सकता है। ये तो एक जस्ट एक सडनली मेरे जहन में एक एग्जांपल आई कि अच्छा बहुत मजहर, सारे लोग आपने इस अभी चीज़ को नहीं करते। मैथमेटिक्स की बात की तो मेरे ख्याल में आप मुझे भी शायद वो ये मैसेज दे रहे थे, बिकॉज लीनियर अलजेब्रा और डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ाता हाँ रहा हूँ। हाँ और उसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैथ्स जिस तरह पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल भी उसे लाइक नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और हाईली अप्लाइड एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मैथ्स में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़ाई, या कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ाया, या रेकरेंस रिलेशंस पढ़ाई, या ग्राफ थ्योरी पढ़ाई, तो उसकी बकायदा एप्लीकेशंस। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में ले जाएं कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, जहां पर उन लोगों ने ये जो है सारी की सारी इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले हैं। तो फिर जो है इंटरेस्ट है वो बहाल रहता है। अदरवाइज तो वो एक बोरिंग हो जाता है। और बिल्कुल। मैं इस चीज का एडवोकेट हूँ, या मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बंदा कंप्यूटेशनल सीख ले, या कंप्यूटेशनल पढ़ने वाला बंदा मैथमेटिक्स सीख ले, दोनों का मर्जर होना चाहिए। फिर उसकी एक कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है एक पावर निकलती है। खाली मैथ्स और खाली कंप्यूटेशन में वो एक साइड जो है वो निगलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। अब हमें भी काफ़ी अरसे बाद पता चली, फिर हमने टॉपिक्स देखे और हमने जिस तरह से पढ़ा था, और अब इन चीज़ों को जब देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना कितना डेविएट कर रहा है, यस। मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। लीनियर अलजेब्रा में वही जिस तरह से अभी आप बात कह रहे हो, वेक्टर्स का कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर सारा यूज ही हो रहा है कि जी आपके पास है एगन वैल्यूज, एगन वेक्टर्स, जो कि हमें आगे डेटा साइंस में उसके थ्रू एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को ड्राइव करती है। इंफॉर्मेशन डिसीजन रिट्रीवल ट्री के को अंदर निकाल, भी हाँ। बकायदा वो डायमेंशन रिडक्शनलिटी के अंदर बिल्कुल। इस्तेमाल होता है सारा। तो ये चीज़ है कि ये सब्जेक्ट्स जो है मैंने आपको बताया कि डीबी और आपके स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ओके, ये तो हमारे एक कोर है। अब इसके अलावा डेटा साइंस में जो सेकंड जो चीज़ है, जो अक्सर लोग कहते हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा रोल है, कि यानी जिसको हम कह सकते हैं डोमेन नॉलेज। पहले तो उस किसी चीज़ का डोमेन, डोमेन नॉलेज से क्या मतलब है? डोमेन नॉलेज से ये मतलब है, मैं एक अगर हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा हूँ तो उसका डोमेन नॉलेज आपने एक्सट्रैक्ट करना है। मैं किसी केमिकल इंडस्ट्री के पे काम कर रहा हूँ
तो मुझे उसका डोमेन नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो वो डोमेन नॉलेज आप कैसे गेन करेंगे, उसके लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कुछ रिसर्च वर्क को भी पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स और स्टडी करना पड़ेगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर चल रहा है, वो जिसे आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में लेते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, Right. बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है डोमेन नॉलेज से, Right. ठीक है ना। डाटा साइंस में इन होने के लिए वो डोमेन नॉलेज आपको बहुत सॉलिड चाहिए। तो उसके लिए अगर नहीं आप एक CS ग्रेजुएट हैं, नॉर्मली होता है कि बिजनेस वाली एप्लीकेशंस के लिए तो उसका डोमेन नॉलेज होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो बिजनेस के जो लोग हैं, वो लोग तो उसका नॉलेज ले लेते हैं, मतलब उनको पता है लाइक कोई फाइनेंशियल बेस एप्लीकेशन कर रहा है, उनको उन चीज़ का नॉलेज है। लेकिन अगर CS का बंदा अगर इस फील्ड में आता है, बिजनेस वाली कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, तो उसका वो नॉलेज लेगा पहले, कि उसका अगर कोई सप्लाई चेन पे काम कर रहा है तो वो सप्लाई चेन का नॉलेज लेगा। कि तो ये एक प्री रिक्वायरमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। देन अब अक्सर फिर कहते हैं कि पहला सब्जेक्ट क्या पढ़े जाए, मतलब यूनिवर्सिटी के जो एक ग्रेजुएट्स होते हैं, नॉर्मली अब बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही है, टेक्निकल इलेक्टिव कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि आपको डाटा साइंस की स्पेशलाइजेशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। डाटा साइंस या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर लें तो वो उसी को कवर करते हैं। तो उसमें जो पहला मैं सब्जेक्ट रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, वो सब्जेक्ट है हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग। नॉर्मली डाटा वेयर हाउसिंग का सब्जेक्ट हमारे टाइम पे भी जब हम लोग पढ़ते थे तो इलेक्टिव के तौर पे एक दो कोर्सेज होते थे, उसमें से वन ऑफ देम डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग वगैरह होते थे सब्जेक्ट्स। तो डाटा वेयर हाउसिंग जो है ये आपको क्यों ज़रूरत है, डाटा वेयर हाउसिंग ये आपको अल्टीमेटली BI की तरफ भी लेके जाता है, और डाटा साइंस तो की तरफ यानी तो लेके जाएगा ही, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ भी लेके जाएगा। तो वेयर हाउस का सब्जेक्ट्स को आप गेन करें, कि वेयर हाउस का सब्जेक्ट्स क्या होता है उसमें, ETL की बात होती है। कोई बात जो आपने पहले स्टार्ट में कहा था कि जी डाटा की फॉर्म तो बहुत है, डाटा आपके पास बहुत सारा नेचर में अवेलेबल है, जो हमारे आपस में डिस्कशंस पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रहे थे कि डाटा की नेचर तो बहुत सारी है। वो डाटा की जो नेचर है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, Right. सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में भी है। अब वहां से डाटा कहाँ क्या लाना है, उस चीज को लाने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। देन ट्रांसफॉर्म करना आपने आपने एक उसके सिस्टम में लाना है, उसकी नॉर्मलाइजेशन, जो डाटा की नॉर्मलाइजेशन भी है उसमें, और उसको कंसिस्टेंट बनाना, देन और फिर उसको लोड करना। अब जो जैसे लोड हो जाता है फिर यहाँ पर आके जो है ना आपकी BI जो इन्वॉल्व हो रही है, आप ओ लैब्स वगैरह बनाते हैं और उसमें फिर फर्दर अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें भी दो स्टेजेस हैं, जैसे मैंने डाटा को लोड किया, अब लोड करके मैंने क्या, इससे मैंने सिर्फ BI करनी है, बिजनेस इंटेलिजेंस करनी है, या मैंने डाटा साइंस के कुछ करना है। तो डाटा साइंस के लिए मुझे मुझे मशीन लर्निंग के मॉडल्स का ट्रैक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो हम डाटा माइनिंग के मॉडल्स देखते हैं तो वो मुझे चाहिए, हाँ। तो एक्चुअली डाटा साइंस में जब बात करते हैं तो एक्शनेबल थिंग्स को निकालने की एक साइंस है, ठीक है ना। एक्शनेबल थिंग्स जो आप निकालेंगे, वो जो जिससे आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, ठीक है। खाली ये बता देना कि जी प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इट्स इट्स सिंपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। अब उसमें वही बात है कि आप उसके पूरे अंदर घुसेंगे, आप उसमें डाटा को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जिसको आप डाटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं। उस स्टेज से गुजरने के बाद देन आप इसकी तरफ आएंगे कि जी क्या ऐसा एक्शन लेंगे कि प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है तो क्या ऐसा फैक्टर है, क्या ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे लॉस कर हो रहा है। तो ये एक सब्जेक्ट जो डाटा वेयर हाउस का है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट जो मैं कहता हूँ, फिर मशीन लर्निंग आप पढ़ें या डाटा माइनिंग पढ़ें, इन दोनों में से जिस तरीके से भी अगर कोई कोर्स ऑफर हो रहे हैं, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, ये भी मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो डाटा वेयर हाउसिंग, ये सब्जेक्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, वेयर हाउसिंग, मशीन लर्निंग, ओके। और अब ये डाटा वेयर हाउसिंग या यहाँ पर डाटा माइनिंग दोनों को हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट आ जाते हैं
उसमें अगर आपने कोई काम ऐसा करना है, अब ये ऐसा सब्जेक्ट अगर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स, जिसका दूसरा नाम टेक्स्ट माइनिंग भी है, टेक्स्ट एनालिटिक्स। ठीक है, टेक्स्ट एनालिटिक्स। अब क्योंकि डाटा मैंने आप जैसे बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, वो जो फ्री टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में अगर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपने कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए सेंटीमेंट्स आप अप्लाई करेंगे। सेंटीमेंट्स एनालिसिस की एक फील्ड है जो कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, ट्रेंड्स निकलते हैं और आप सेंटीमेंट्स मीन ओपिनियंस निकालते हैं। एक तो ये एक एप्लीकेशन आ सकती है नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है। और देन फिर मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है जी, डीप लर्निंग। इसको भी आपने स्टडी करना है, यानी जो इमेजेस पे जब काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियो पे आप भी काम कर रहे हैं, वीडियो पे काम कर रहे हैं, वीडियो एनालिटिक्स अब जो बात करेंगे, इमेज एनालिटिक्स, वीडियो एनालिटिक्स जो बात करें तो डीप लर्निंग के थ्रू होनी है वो। एक मशीन लर्निंग के मॉडल्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। ये अलग फिर चीज़ है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की अलग एक साइंस है, इसकी अपनी अलग एक लर्निंग है। इसको कभी फिर नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो फिर आपको डिस्कस करेंगे इस पर भी। तो फिफ्थ सब्जेक्ट जो मैं कहता हूँ, बिग डेटा। बिग डेटा प्रोग्रामिंग के नाम से ऑफर होता है नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, या एनालिटिक्स के नाम से, दो ही नाम होते हैं। बिग डेटा प्रोग्रामिंग, अब ये समझ लें कि एक जॉब स्किल्स, अब मैं कोई भी ओपन करूं डाटा साइंस की, तो इस तरीके से जॉब्स में ये चीज़ें मांगेगी। ये सब्जेक्ट्स को मैंने काफ़ी स्टडी किया और मतलब इसका भी मैं कहूँगा कि जितना मेरा 5-6 साल का, जितना मैंने जब से मैं इस डाटा साइंस में इन हूँ, तो ये सब्जेक्ट्स मैं तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को मैंने अप्लाई होते हुए भी देखा है बहुत सारी जॉब्स में, इनकी डिमांड भी देखी है। तो डाटा साइंस की जो, अगर मैं अभी नेक्स्ट में आपसे शेयर करूँगा कुछ जॉब्स जो कि अभी करेंटली चल रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो इनमें बिग डेटा प्रोग्रामिंग बहुत हेल्प करती है। यानी जो बिग डेटा इंजीनियर बनते हैं, वो एक डाटा साइंस का प्री रेक, मतलब आपके अगर डाटा साइंटिस्ट बनना है तो पहले डाटा इंजीनियर लोग बनते हैं, ठीक है। डाटा इंजीनियर बनने के बाद फिर आपके पास वो डाटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। और यही काम बीआई वाले लोग क्या कर रहे हैं, डाटा एनालिस्ट बनते हैं। एनालिस्ट बनने के बाद वो बिजनेस बीआई के इंटेलिजेंस के लोग बनते हैं, बीआई इंजीनियर, बीआई बिजनेस नॉलेज इंजीनियर कहते हैं जिन्हें। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बिग डेटा प्रोग्रामिंग में आपको अब फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। फ्रेमवर्क्स में लाइक हडूप आपने डिस्कस किया था पहले, और फिर उसके अलावा हमारे पास स्पार्क है, फ्लूम है, फ्लिंक है, नो एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोडीबी है, ठीक है, न्यू फोर जे है। डिफरेंट ये फ्रेमवर्क्स हैं, इनको आपने लर्निंग करनी है, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग में भी आप यहाँ पे जो पॉइंट करते हैं, इसमें पावर बीआई को आप सीखें, इसकी बहुत जॉब्स हैं मार्केट में। पावर बीआई अगर आपने सीख लिया, पावर बीआई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स मोर ओवर इसको कवर किया जाता है। लाइक उसके अलावा कुछ और कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, ये भी आपके इस डाटा साइंस को आप सपोर्ट करें। तो ये मतलब मैं 5 सब्जेक्ट्स को मैं शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें ये सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली आप अपने स्टडी करें, अपनी लाइफ में उस चीज़ को देखें। और राइट मज़र, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से टूल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ये सारा फास्ट ट्रैक पे करना चाहे, उस सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहे, तो क्या उसको सिर्फ जिस्ट ले लेना काफ़ी है या ये डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है? अल्टीमेटली ये स्किल्स तो ओवर द इयर्स ही डेवलप होंगी, लेकिन अगर कोई विद इन 6 मंथ्स इसके अंदर जो है वो आना चाहता है, तो हाउ दैट पर्सन कैन प्रोसीड? हाँ, चलें, ये भी मैं आपसे अब ये शेयर ही कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसी को मैंने इस पे काफ़ी, मैं स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं फोकल पर्सन भी अपनी यूनिवर्सिटी में। तो एक हमने एक प्लान कर रहे थे पूरी डाटा साइंस की डिग्री, और ये इसमें देखें, पहले तो ये सबको पता चलना चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटीज़ अब कौन-कौन सी ऑफ़र है कर रही हैं। जो एक एफएससी का स्टूडेंट है अभी, जो मैट्रिक में अभी प्लान कर रहा है, बहुत सारे को अभी से माइंड बन गया जी डाटा साइंस है, जी डाटा साइंस है, ठीक है। सपोज़ मैं अपने घर की एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में मैं अपने छोटे बेटे से डिस्कस करता रहता हूँ, ये क्या होती है जी डाटा साइंस, ठीक है ना। तो डाटा साइंस उसको बल्कि मैं एक टॉक पे लेके गया, तो जब वो उसने फिर एक्सप्लेन किया जी डाटा साइंस क्या है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी एक आम यूज़र के लिए, एक आम सुनने वाले के लिए बड़ी आसान कर सकती है।
कि उसने ये एग्जांपल दी कि जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे पापा को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? वो मेरी स्माइल देखते हैं, ठीक है ना? वो जैसे राइट। मेरी स्माइल देखेंगे तो वो उससे पता चलता है। तो ये डाटा साइंस है। उसको मैंने थोड़ा-सा इस तरीके से बताया था। मैंने कहा ये देखो मुझे पता चल गया तुमने झूठ बोला, ये डाटा साइंस है। मैंने उसको इसी तरह सिंपल कहा। कहते हैं बाबा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा डाटा साइंस है। तो डाटा साइंस क्या है? तो वो जो उसके एक्सप्रेशंस थे तो उसकी वजह से हो गया। तो ये डाटा साइंस का बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसके कोई फीचर्स होंगे, ठीक है? आपने जिसके थ्रू फीचर आप एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई। किए, राइट। हाँ, तो ये फीचर एक्सट्रैक्ट किया कि जो फेस एक्सप्रेशन उसका क्या है, जो स्माइल कर रहा है तो इसका मीन क्या है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? तो अब मतलब एक सिंपल सी एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये बात है कि अब बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, ये मैंने निकाली हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो 19 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र करवाना शुरू कर दी डिग्री। और जो कि 1-2 साल पहले सिर्फ़ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ थी। लास्ट ईयर और इस साल में कुछ तकरीबन मैंने जो सर्च किया, 15 से 16 यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिग्रीज़ ऑफ़र करवा दी, ठीक है ना? तो ये मेरे पास बीएस डिग्रीज़ का चार्ट है, अगर आप देखना चाहें कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ काढ़ा, हज़ारा यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी केपीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको मैं देख के बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस्लामाबाद में हमारे पास हैं, कॉमसेट्स है, ठीक है? और लाहौर फास्ट जो है, यूएमटी है। तो ये डिग्रीज़ आप ज़रूर डेफ़िनेटली ऑफ़र करवाएँ जो लोग इसको देख रहे हैं। एमएस लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ दे रही हैं, वो भी एक लिस्ट आपके सामने है, ठीक है? तो ये लिस्ट है, नीचे ये लिंक भी दिया हुआ है। तो ये है। और मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या होना चाहिए डेटा साइंस के, अगर कोई आप ये डिपार्टमेंटल प्लान या कोई भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? कुछ जो ज़हन में आता है कि पहले तो डिग्रीज़, अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई डिग्री ऑफ़र करेगी, ठीक है? तो अगर एसोसिएट डिग्रीज़ को भी स्टार्ट किया जाए तो 2 इयर्स की हो सकती हैं, ठीक है ना? उसमें भी एसोसिएट डिग्री डेटा साइंस की, बिज़नेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, ये दोनों डिग्रीज़ आप पैरेलली ऑफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि बीए और एनालिटिक्स एक अलग है जो कि बिज़नेस डोमेन वाले लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं, आपके पास वो लोग आ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो डिप्लोमाज़ होल्डर हैं, अगर आप 1 ईयर का अगर आप प्लान करें, तो डेटा वेयरहाउसिंग जिस तरह से मैंने कहा, और फिर डिप्लोमा इन डेटा इंजीनियरिंग का ही डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, मशीन लर्निंग का होना चाहिए, डीप लर्निंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स, ठीक है? और अगेन मैं रिपीट हुआ, ये बिग डाटा इंजीनियरिंग का था आई थिंक था और इसमें फिर अगर शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ आएँ, ठीक है ना? जो नॉर्मल मतलब प्लान होता है जिस तरह से, तो उसमें सर्टिफ़िकेशन जो पाइथन से क्योंकि लैंग्वेज से करें या आर, दोनों की करवाई जा सकती है, ठीक है? और डाटा रैंगलिंग आप एक अलग से सर्टिफ़िकेशन बना सकते हैं, जो कि हमें डाटा इंजीनियरिंग में सपोर्ट करती है, जिसमें आप नमपाई जो पाइथन में, मेरी चॉइस पाइथन है, ठीक है? तो इस पे अब सब मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट 80% लोग मुत्तफ़िक हैं कि पाइथन ही करवाई जाए लैंग्वेज। नमपाई, पांडास, और देन डाटा विजुअलाइज़ेशन का एक सर्टिफ़िकेशन हो सकती है, बीबीआई की हो सकती है। ये बिग डाटा की जो अभी जिस तरीके से बात की कि स्पार्क पे आप करवा सकते हैं, स्पार्क एमएल पे करवा सकते हैं, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, डीप लर्निंग की है, केरास पे, पाइटॉर्च है, और फिर देन टेक्स्ट एनालिटिक्स पे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है? जिसको हम एक फ्यूचर में कर सकते हैं, मतलब आप राइट। प्लान करें तो इस तरीके से लेके चल सकते और आई थिंक मैथमेटिकल पोर्शन तो डेफिनेटली इन सब में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसके बगैर हैं। स्टैट हाँ, समझे बगैर, लीनियर अलजेब्रा या बेसिक डिस्क्रीट मैथ समझे बगैर ये आप कर नहीं सकते। तो उसकी आपको स्किल्स जो है डेफिनेटली डेवलप करनी पड़ेंगी डेटा साइंस के अंदर। तो मसर अब थोड़ा सा हम इसकी आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए क्या हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर आप डेटा साइंस को बढ़ता देख रहे हैं, या इसके इसके अंदर कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? थोड़ा-सा इस हवाले से भी बताएँ। तो थोड़ा-सा ये भी मैंने क्योंकि वर्किंग की हुई है इस पे भी, और टॉप जो एम्प्लॉइज़ हैं इन पाकिस्तान, अगर मैं इसको फिगर आउट करूँ, ये मैंने अभी जस्ट काफ़ी, मैं क्योंकि सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता हूँ, इसके दौरान मुझे स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, भई किस किस्म की जॉब्स हैं हमारे पास, कहाँ-कहाँ पर हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट है कि जितनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आपके पास उसका टारगेट है। टेराडाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंकिंग की कोई भी ब्रांच में आप जाएँगे तो अब उसमें यूज़ हो रहे हैं,
ठीक है, और सिस्टम लिमिटेड मेरी जॉब्स हैं। अभी ये मैंने जस्ट इनको अभी ओपन ही किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लाहौर में अगर बात करें, 5 रिवर्स टेक्नोलॉजीज़ का बड़ा नाम है, जो कि डाटा साइंस में काफ़ी ग्रो कर रही है, इसमें इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। एफिनिटी द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि जिसको मैं कह सकता हूँ, इस पे बहुत काम कर रहे हैं। जो उनके सीईओ है ज़िया चिश्ती साहब, आई थिंक है, हाँ ज़िया चिश्ती साहब, वो जो अमेरिका से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा। आरबी सॉफ्ट, ठीक है ना, I2C आप नाम सुनते हैं, I2C का भी, TRG, ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं। ये अल्गो, अब आगे यहाँ पे मेरे कुछ हैं दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, रेड बफर के नाम से है, नेक्स्ट ब्रिज है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसको मैंने अभी, मैं आपसे भी शेयर भी करूँ कि ग्लास डोर का मेरे पास लिंक है, वो तो उसमें जॉब्स आती जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लेकिन कंपनीज वालों को भी देखना चाहिए कि अभी एक्सपीरियंस जो है, एकदम कुछ ही लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, और वो ऑलरेडी फिट हुए हैं, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री वाले लोग सुन रहे हैं तो इस बात को देखें कि इनके फ्रेश को भी आप इंटरटेन करें। ये I2C वाले में मेरी बात हुई थी, ये भी फ्रेश वालों को भी ले रहे हैं। अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनको भी ले रहे हैं, इनका अभी भी जॉब्स ओपन है। तो यानी अब आहिस्ता आहिस्ता उनको लगता है कि मार्केट में, क्योंकि इस लिहाज से प्रोडक्टिविटी नहीं है, दूसरी फील्ड्स में है नो डाउट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखें, मोबाइल के ऐप डेवलपमेंट में देखें, वेब बेस्ड बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन इस फील्ड में थोड़ा सा ये हमारे में है कि अगर वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, उस वजह से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे, जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको टारगेट कर सकते हैं, जो देखने वाले हैं। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो राइट। तो अब आगे जो लैंडस्केप बन रहा है डेटा साइंस के हवाले से, और जो आगे ग्रोथ है, वो आप कैसे देख रहे हैं उसको, कि मतलब जॉब मार्केट बढ़ी है? मैं ये समझता हूँ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के आने से और उसके बढ़ने से, बिकॉज डेटा साइंस तो उसके बैकएंड पे है। ये मेरा अगला सवाल था, लेकिन मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ। तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी और वहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली डेटा जो वो, है वो अब जीटा बाइट्स के अंदर जा रहा है, और उसको मैनेज करना अब पॉसिबल नहीं है इन टूल्स के बगैर और ह्यूमन कैपिटल के बगैर। अब देखें, वही बात है कि अब मर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिस तरह हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, वो भी अब किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं कि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अगर डाटा आपका ह्यूज हो रहा है, वॉल्यूम वाइज ह्यूज हो रहा है, कम्प्लेक्सिटी वाइज, वेलोसिटी वाइज उसकी स्पीडली आ रहा है, वैरायटी वाइज आ रहा है, तो फिर उसको आपने कैसे हैंडल करना। तो वहाँ पर फिर ये बिग डाटा इन्वॉल्व हो रहा है। उसकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमें वो सपोर्ट करेगा कि हमें किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि ऑर्डिनरी कंप्यूटर सिस्टम उसको उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देन फिर अभी जिस तरह से अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होती है, तो डेफिनेटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जब सेंसर से आप डाटा ले रहे हैं, आप स्मार्ट कैमरा से आप कोई डाटा ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से सारी जो डाटा है, और आप उसको किसी मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके थ्रू आप एग्रीकल्चर पे अब बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ IoT, ठीक है। और मतलब आप ड्रोन्स में आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। और वहाँ से एक्चुअली डेटा साइंस क्या चीज़ है, ये उस टेक्निक का नाम है जो कि आप एक्शनेबल बना रहे हैं, जिसको आप एब्सोल्युटली। वही कह रहे हैं कि इनसाइट्स को फिगर आउट कर रहे हैं। अब वो क्या कैसे हो सकती हैं, वो इन टेक्नोलॉजीज के साथ हो सकती है। ब्लॉकचेन के साथ भी इसका लिंक है। ब्लॉकचेन पे भी अगर डाटा आ रहा है, तो उसको भी आप फिर जब हैंडल करना चाह रहे हैं, तो वहां से भी आप डाटा साइंस में भी कोई एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। हेल्थ में जब बात करें, भी मेरे कुछ हेल्थ के जो दोस्त वगैरह से ग्रुप बना था, तो वो लोग भी कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें इसमें हेल्प चाहिए, हमें आप लोगों से, कि टेक्नोलॉजी वाले लोग आए बिल्कुल। और वो हमारे साथ लाइन अप हो। तो राइट। मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने तो बहुत अब जिस जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, हम वही बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी, इसी का एक सुपर सेट है। एक बाद लोग इसको इसमें रोबोटिक्स भी आ जाता है, जो डाटा साइंस में इतना नहीं है, या उसमें उसकी इतनी अप्लाई नहीं होता। तो वो फिर इसमें चीज़ों को देखना पड़ता है कि आपने किस सेक्टर में जाना है और किस तरीके से आपने इसको ग्रो आई करना थिंक एआई की डिफरेंट डोमेन्स है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और एनएलपी जो है है। स्पेसिफिकली डेटा साइंस जो है उसके साथ मर्ज होती है। बिल्कुल। तो और आईओटी को बाकी अगर बस हम अब देखें, यही चीज़ें। अगर हाँ। आईओटी को देखें, तो अब तो सेंसर्स और 5G आने के बाद तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो प्रोड्यूस होगा, और उसको फिर टेलको से लेके तो उसके ऊपर एक्शनेबल आपने कहा चीज़ें करना और उससे फ़ायदेमंद चीज़ें करना।
तो ये आई थिंक इसकी तो ग्रोथ खत्म नहीं हो पा रही और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सो इट्स अ राइट टाइम टू चूज फॉर दिस फील्ड बिकॉज द जॉब्स आर ग्रोइंग, द मार्केट इज ह्यूज और ये कम होती नज़र नहीं आ रही। बहुत सारी इस वक्त भी जॉब्स आई थिंक फ्री पड़ी हुई हैं, सिर्फ इसलिए जैसे मजहर ने कहा कि वहाँ पे एक्सपर्ट बंदा जो है वो नहीं है। तो आज से अगर आप काम शुरू करेंगे तो 1 साल तक डेफिनेटली आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि आप जो है वो डेटा साइंस के अंदर या एआई के अंदर या किसी और इस तरह इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आप फिट इन हो सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल जॉब मार्केट से जो है वो कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये जिस तरह मैं आपको सामने ये ग्लास डोर में आप लॉगिन बनाएं, आप किसी पे भी करें, ये ओपन करें, तो इसमें आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी, इसकी जो जॉब्स के लिहाज से आपको आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। डिस्पोज ये मैंने, अगर मैं अलगो की भी बात कर रहा था, तो ये अभी रिसेंट ओपन हुई हुई है जॉब। तो आप यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो अपनी जिसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स और किसी से भी कहता था, रिवर्स इंजीनियरिंग की साइड पे है। पहले जॉब की स्किल्स देख लें, ठीक है ना, फिर आप देखेंगे कि आपको ठीक खुद है। देखेंगे कि अच्छा जी मार्केट क्या है, ठीक है ना, वो क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड है, आपको मतलब किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बिल्कुल ठीक अभी है। जो मैंने बात कर रहा था जी, ये पाइथन लैंग्वेज, अभी देखो ये सब लोग आप अगर ऑडियंस देख रही है तो एब्सोल्युटली। एनएलपी के लिहाज से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है ना, डाटा एक्सप्लोरेशन ईडीए, ठीक है ना, जिसको आप डाटा इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग जो बैकएंड पे अगर वो मशीन लर्निंग मॉडल लगा रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये चीज़ें नॉलेज आपको सब्जेक्ट्स पढ़ के कोर्सेज करने के बाद आएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बिल्कुल। है कि बस आप अब जो लोग सोचते हैं एकदम स्टार्ट हो जाते हैं जी, अच्छा जी पाइथन ही हमने सीख ली तो हम डाटा साइंटिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। नहीं, वो आपको अक्सर लोग ये भी पहले सोचते हैं कि पाइथन सीख ली तो हम एआई भी कर ली, पाइथन सीख ली तो ये भी कर हाँ। लिया। पाइथन इज जस्ट अ टूल, उसके बैकएंड पे और हम्म, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ इंटीग्रेट होती हैं। अच्छा मजर, हमारे स्टूडेंट भी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन पहले बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमने कौन सी क्लास डायग्राम बनानी है और कौन सी हाँ, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वो फिर शुरू में आता है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में करते हैं। अच्छा मजर, आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक डेटा साइंस के अंदर, तो ये कोर्स हाँ, भी आई थिंक वो इसमें होना चाहिए। बिल्कुल भी वो उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ टेक्स्ट माइनिंग में ही। तो राइट। टेक्स्ट माइनिंग, क्योंकि टेक्स्ट माइनिंग उसकी अपर ब्रांच है, यानी डाटा माइनिंग ही की एक ब्रांच है जिसको हम देखते हैं। तो उसमें टेक्स्ट माइनिंग का अक्सर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी एक्सपेक्ट होता है, और टेक्स्ट माइनिंग में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स के नाम से भी है। तो ये मुझे याद है मैंने स्टार्ट जब किया था, तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से मैंने स्टार्ट किया था। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में सर्च इंजन की क्या साइंस है, उसके पीछे बहुत अच्छा मैथमेटिक्स यूज होता हुआ नजर आया था मुझे, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो थे, लैंग्वेज मॉडलिंग किस तरह से बनती थी। मुझे अच्छी तो तरह याद है उसमें डायमेंशनल रिडक्शनैलिटी, जिस वेक्टर्स का आपने नाम लिया ना, तो वो भी है, क्लासिफिकेशंस के हवाले से भी है, और फिर हम्म, ये जो पेज लिंक एल्गोरिथम्स होते हैं उसके हवाले से भी सारी, वो पूरा एक उसको क्या कहते हैं, वो बनते हैं आई थिंक उसका लेक्सिकॉन इस तरह की कोई चीज़ होती है, मेरे जहन से निकल हाँ। गई अभी। तो राइट मजहर, अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये बताएं कि अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी बात होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे भी बात होगी, तो डेटा साइंस के अंदर इस वक्त जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या हैं, और उसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें। मॉडर्न ट्रेंड्स की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली कोई एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब जो कैप्चर्ड चीज़ें, जो सेंटिमेंट वाली जो चीज़ है ना, ये अब मैं कहूँगा कि जो ओपिनियन माइनिंग है, इसको ज़रूर देखना है आपने। और देन फिर इस पे नहीं एक काम हो रहा है, और दूसरा है कि फ्रॉडुलेंट चीज़ों को कैसे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है ना, फ्रॉड्स को आप कैसे प्रेडिक्ट करें, क्राइम्स को कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। और लास्टली ये चीज़ है कि आपके पास अभी जो मेरी लास्ट एक किसी डिस्कशन हुई थी, फिर देन इमेजेस वाली जो चीज़ है, अभी कोविड की बात कर लें। कोविड अब पूरी जो है जो अभी करंट सिनेरियो में कोविड पूरी इस तरीके आबोताब से से काम छाया हुआ किया था है, पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और अब अगर आप अभी रिसर्च पेपर्स देखें, हमें कैसे पता चलता है, रिसर्च पेपर से पता चलता है। रिसर्च पेपर्स जो हैं कोविड से रिलेटेड बेशुमार लोगों ने छपे, और आप विद इन 2 वीक्स में छप रहे हैं पेपर्स, रिसर्च वर्क हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कंट्रीब्यूट करना उसने कम्युनिटी को, ठीक है ना। किसी ने कोई अपने एक्सरेज पे काम किया,
नुमिनिया के इमेजेस हैं, ठीक है ना, उस पर डीप लर्निंग अप्लाई की, मॉडल्स लगाए और आर्किटेक्चर्स बना के उन्होंने प्रेडिक्ट किया। और अब ये कम्युनिटी में कोविड जो है इसने बड़ा रोल प्ले किया है, और उसी में ही कोविड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो IoT के साथ अब चीज़ें होनी। अभी रिसेंटली मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मैं उसके थीसिस को सुपरवाइज करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं उनको टॉपिक्स ही कोविड से दिए हैं। किसी को मैं ये काम कह रहा हूँ कि जी सेकंड वेव पे अब काम करें, ठीक है, अब सेकंड वेव आ गई तो सेकंड वेव के साथ पॉइंट से सोचना, फर्स्ट वेव तो गई ना, अब सेकंड वेव पे क्या एनालिटिक्स अब, या थर्ड वेव पे अब आप फ्यूचर में सोचेंगे जी जिनमें सेकंड वेव भी अभी खत्म होगी और वो थर्ड वेव की तरफ अगर जाएंगे तो वो उनको क्या क्या चीज़ें हैं, वेदर की कंडीशन के साथ आप IoT बेस कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं स्मॉग के थ्रू और फर्दर उसका फैक्टर देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, करंट सिनेरियो में वेदर की जो है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जिसको अब उसमें से एक्शनेबल थिंग्स निकाली जा सकती हैं जो कि हमें कम्युनिटी को भी सर्व करेगी। राइट मसर। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे AR और VR भी आ रहा है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वहाँ से भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो गैदर होगा, और उसके अंदर भी डेटा साइंस की जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। फिर ये है कि अब डेटा साइंस के अंदर ये ट्रेंड्स आ रहे हैं कि ऑटोमेटेड डेटा साइंस, अब ये डेटा क्लेंजिंग करनी है या बहुत सारी इसको करना है तो उसको भी ऑटोमेट किया जाए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के ज़रिए से। और फिर ये है कि डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तो डेफिनेटली हॉट ट्रेंड रहता ही है, तो और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग तो वो तो बेस ही इसी चीज़ के ऊपर करता है, सारे के सारे हम्म, क्लाउड जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं। और अब ये बताएं कि डेटा तो बहुत ह्यूज लेवल पे जा रहा है। नेक्स्ट पैराडाइम जो डेटा साइंस के अंदर आप देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर कंपटीशन मॉडल्स भी एडवांस हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे, तो उसमें डेटा साइंस की जो यूजेज होगी वो कैसे होगी, रिट्रीवल टेक्निक्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटीज और इन चीज़ों के ऊपर भी लिमिटेशंस हैं until unless हम न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर शिफ्ट करें। तो आई थिंक डेटा साइंस भी साथ साथ उनके इवॉल्व करेगी और हमारी टेक्निक्स और टूल्स बिल्कुल भी बिल्कुल उनके वही साथ बात है इवॉल्व कि ये जो इस तरह से आपने सारी बातें की कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है, वर्चुअल रियलिटी जो आपकी है वो भी उससे में भी आपकी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं जो मैं अभी फॉरवर्ड कर गया था। तो ये भी है। और फर्दर जो आपका पॉइंट है कि जी किस तरीके से एक्सेल करेगा, तो वो हमारी कंप्यूटेशन पावर ही है कि जी वो CPU से GPU की तरफ जा रहा है। अगर मैंने बिग डेटा पे भी काम करना है तो उसमें भी हमें, जब मैं स्पार्क पे काम कर रहा हूँ तो मैं इन मेमोरी की बात कर रहा हूँ, हडूप किस तरह एब्सोल्यूट हो गया, वो डिस्क पे काम कर रहा था भाई। तो वो अभी भी बहरहाल बहुत सारी जो है जहाँ पर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो हडूप को यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम चाहिए। और लेकिन अगर मुझे स्पीडली काम करना है तो फिर तो मुझे कुछ और फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लिंक है, फ्लूम है, वो भी मुझे चाहिए जो रियल टाइम काम कर सकते हो। अब रियल टाइम थिंग्स को निकालना ये अब इस पे वर्किंग हो रही है, रदर कि हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ जाएं, हम उन रियल टाइम एनालिटिक्स पे आप वर्क करें। तो उसके लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो चुकी हुई हैं, क्या मेरे पास ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको मैं उस पर इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अब जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री भी मिल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं जी हमारे पास तो GPU नहीं है, हम तो क्या करें जी, हम कोई GPU का लैपटॉप परचेज करें या सिस्टम परचेज करें तो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो GPU अब आपको गूगल को लैब दे रहा है, वो सारों को नहीं जी आइडिया, जी, गूगल क्लाउड, राइट ठीक है। राइट। हाँ, तो गूगल को लैब जो है कोलोबैट्री ने उसको डेवलप किया, तो वो आपको GPU प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें रैम भी आपको दे रहा है डेडिकेटेड, ठीक है ना, और उसमें आप राइट जाके आप GPU का काम जो है वहाँ पर कर सकते हैं। कैगल पे भी है उसका GPU अवेलेबल है। तो राइट। वो चीज़ें फ्री में भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, और डेटा लेकिन सेट्स भी अगर वो अवेलेबल है। करना होगा तो हाँ, डेटा सेट्स भी अवेलेबल है। राइट। तो गेम ये है कि आप स्टार्ट करें पहले तो डेटा सेट के साथ ही, ठीक है ना। हम यही कहते हैं अच्छा जी मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा देगी, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा नहीं देगी। वो डाटा जी प्राइवेसी बिल्कुल। जो आपने पहले मैंने बात की है कि सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी, उसने उसने आपको बहुत चैलेंजिंग बना दिया डाटा साइंस को भी। और चैलेंज की बात करें तो वो यही पॉइंट है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से डाटा को सिक्योर करें। और ये पॉइंट से मतलब आप उसको लेके जा सकते हैं कि जी राइट पहले तो डाटा राइट सेट लें और उस पे आप अपनी इनिशियल वर्किंग करें। राइट। राइट मज़र, इतनी आपने इंफॉर्मेटिव सारी हमें बातें बताई, पूरा गाइड किया डेटा साइंस के हवाले से, और उसके डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एक इसकी एप्लीकेशन आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ पे सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जब जनरेट होगा तो उससे फिर हम उसको लेके तो उसको क्लेंस करके उसे एक्शनेबल जो भी चीज़ें हैं यूज़फुल वो लेके तो दोबारा हम
अपनी स्मार्ट सिटीज को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसके अंदर आई थिंक एक स्मार्ट सिटी नई बनने से आई थिंक ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो जनरेट हो सकती हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आई थिंक स्मार्ट सिटीज नई बनाने पे और इस वक्त से स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि क्या एक्चुअली वो स्मार्ट सिटी को इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं? इसका आंसर है नो। अभी करंटली अगर मैंने इसको जो पंजाब सेफ सिटी के सिस्टम को भी ऑब्जर्व किया उसको जाके पर्सनली, तो वहाँ पर तो अभी जस्ट मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक है ना, बस डेटा डंप कैमरास हो के रहा है, थ्रू दैट्स आप इट, और कुछ नहीं हो रहा। डाटा डंप हो रहा है, और वो भी 30 दिन के बाद वो कहते हैं हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जी जी जी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल डाटा नहीं रखेंगी तो वो कैसे बीआई या डाटा साइंस अप्लाई कर सकती है? ठीक है ना, तो डाटा साइंस के लिए ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि उसमें हिस्टोरिकल डाटा भी चाहिए, फ्यूचर का डाटा भी चाहिए। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो दे कांट डू डाटा साइंस, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तो इस चीज़ पे मेरी उनसे बात हुई थी कि आप इस डाटा सेट्स को रखें तो हम इस पे फर्दर कोई पैटर्न निकाल सकें, हम इस पे वर्किंग करवा सकें, तो ऐसा पॉसिबल है। तो अभी इस तरफ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस डाटा को भी आगे पब्लिक को दें, ठीक है ना, यानी पब्लिक का मतलब यानी जो लोग काम कर रहे हैं इनके थ्रू कोई क्राइम्स को कंट्रोल फर्दर किया जा सकता है, और हम कुछ भी फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट सिटी का जो काम है ये एक्चुअली हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। ठीक है। अभी तो जस्ट एक पर्पज़ है कि जी आप ई चालान्स कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अलावा हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ लाना है, एक्शनेबल थिंग्स की तरफ लाना है। बिल्कुल ठीक है। सो मज़र, थैंक यू फॉर योर टाइम। सारी आजकल ये कह रहे हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल और डेटा के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आई थिंक डेटा, जैसे आपने कहा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और फ्यूचर के लिहाज से भी जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करें या टेक्नोलॉजीज़ को जैसे भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि यहाँ से डेटा आना है और उस डेटा के ऊपर ही आपने सारी जो है वो चीज़ें आगे प्लान करनी है, उनको एनालाइज करना है। अगर वो नहीं, आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको डिसेमिनेट नहीं कर सकते, उसको क्लेंज नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड ऑल सोर्स ऑफ डेटा जो है वो इकट्ठा होना है और जीटा बाइट्स में इकट्ठा होना है। तो आई थिंक इधर डेटा सेंटर्स की भी ज़रूरत है, और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इनको मैनिपुलेट करें, उनकी भी ज़रूरत है। ये ड्राइविंग फोर्स है एक्चुअली, डेटा जो है इन सारों को ड्राइव कर रहा है। सो बिल्कुल, बिल्कुल, ये थैंक यू। आपने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किया कि उस डाटा ही नहीं लेके जाना है, ड्राइव करना है, और आपको अल्टीमेटली गोल किया कि उसमें से कोई एक्शनेबल थिंग ना लें, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके, उसके प्रॉफिट की फॉर्म में, उसकी नॉलेज की फॉर्म में। ये डाटा साइंस है। Right, Ji. Thank you very much, Mazhar, for giving us time and enlightening us on आपका this भी this very interesting field and very interesting topic. And I hope कि हमारी जो audience है उन्होंने भी इस session से बहुत कुछ सीखा होगा. So I will see you in the next talk in Summit on Emerging Technologies and Industry 4.0. Thank you to our esteemed guest, Mazhar Javed Saab. Assalamu alaikum.